थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहा था। एंथैल्पी पर जो था वो हमने बात करी। एंथैल्पी के अंदर पिछली क्लास के अंदर जो मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी में परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बीच क्या रिलेशन होता है ना, उसके बारे में जो था वो बात कर रहा था। मैं पहले भी कह चुका है ना कि आपसे अगर यहाँ पर फिजिकली जो बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, मैंने उनसे पहले भी कहा कि कोई भी आप जो क्लास अटेंड करते हैं, हमेशा साइंस के अंदर जैसे एक कहावत हमेशा साइंस के बच्चे या हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर बार बार सारे लोग बोलते रहते हैं कि जब जागे तब सवेरा, है ना। ये सब बकवास है, ये हमारे लिए नहीं कही गई, है ना। ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है कि जब जागे तब सवेरा। साइंस के अंदर दुनिया में, है ना, इस साल पढ़ो, इसके बाद पढ़ो, है ना, आपने जो गलती करी उसका खामियाजा, उसका भुगतान, उसका पे जो था आपको जिंदगी भर करना पड़ता है। इसको आप फीड कर लें, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें। आप जो गलती करोगे जिस सेशन के अंदर, जिस टॉपिक के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप जो गलती करोगे उसका खामियाजा, उसका भुगतान, उसका पे उस साल नहीं करना पड़ता। कि आपने 11th नहीं पढ़ा तो आपको 11th के रिजल्ट पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपके 11th के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। आपको लगा कि आज आप बहुत बेहतर हो गए, आपने 8th में जो गलतियां होंगी आप उसको महसूस करें या ना करें, 10th में जो गलतियां करी होंगी आपने उसको महसूस करें या ना करें, लेकिन 100% उसका कुछ ना कुछ पे, उसका कुछ ना कुछ भुगतान आपको 11th में भी करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें होती है ना कि बोलते बोलते आपके एकदम अचानक चली जाती हैं, कुछ हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उसको, है ना, उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते। वो यही होता है कि आपका कोई ना कोई बीच में ब्रेक हो जाता है, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, साइंस के अंदर पहली रिक्वायरमेंट इंटेलिजेंसी नहीं होती, है ना। आपका क्या मेंटल लेवल है ये बिल्कुल भी साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी पहली बेसिक नीड है आपकी रेगुलरिटी, कि आप क्लास के अंदर जो था वो रेगुलर हैं या नहीं, तभी चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो ईमानदारी से बात यह है कि आप केवल मुझे ढूंढ करके दिखा सकते हैं, है ना, या मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन रियलिटी ये होगी कि वास्तव में कुछ समझ में हो नहीं रहा होगा। आप दिखाने की जरूर कोशिश कर सकते हैं कि मुझे सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा स्टडी के अंदर जो था वो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स पे बात कर रहा था, पिछले रिलेशन पे जैसे अभी बात करूंगा तो पिछले रिलेशन से बात स्टार्ट होगी, वो जुड़ा ही रहेगा, आप देखिएगा। अभी तो मैं रिलेशन पे बात कर रहा था डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो था उसके रिलेशन पर जो था वो हम बात कर रहे थे। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, ब्रैकेट में लिखिएगा सी, सी से डिनोट करेंगे हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। बहुत सिंपल सा, नाम से समझ में आ रहा है हीट कैपेसिटी। अगर वर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब उसको हीट को जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट की जो उसने कंटेन कर रखा है हीट को जितना अमाउंट में, वही उसकी हीट कैपेसिटी है। हिंदी में ऊष्माधारिता, जितनी ऊष्मा को उसने धारण कर रखा है वही उसकी क्या है, ऊष्माधारिता। सिंपल, हीट कैपेसिटी क्या है, ऊष्माधारिता जो है वो क्या है। कोई भी सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम का मतलब जो है वो क्या है, ऊष्मा सिस्टम। तंत्र का मतलब जो है वो क्या है, तंत्र मतलब कि जिसके बारे में आपको बात करना हो। जैसे मैं अभी इस मार्कर के बारे में बात करना चाहता हूं, बस सिंपल सा हीट कैपेसिटी का इतना मतलब है, इस सिस्टम, अभी मार्कर है तो ये मार्कर मेरा सिस्टम हो गया, ये मार्कर मेरा तंत्र हो गया। इस सिस्टम की हीट को इस सिस्टम के टेम्परेचर को, इस तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट आप उसको रिक्वायर्ड है, जितनी ऊष्मा की उसको आवश्यकता है, जितनी ऊष्मा आप उसको प्रदान करोगे, उसी को जो था वो हीट कैपेसिटी जो था वो कहा जाता है। तो इसका मतलब किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ताप वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, वही जो था वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। वही जो था वो क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता। कोई डाउट तो नहीं, लिखिएगा हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ, 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 हीट कैपेसिटी is the amount of
heat capacity is the amount of heat. Heat capacity is the amount of heat required to rise the temperature, of the system, 1 degree centigrade, rise the temperature of the system 1 degree centigrade. क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, उसी को हम हीट कैपेसिटी, हिंदी में उसी को ऊष्माधारिता जो था वो कहा जाता है। लिखिएगा, हिंदी में नोट करें, किसी तंत्र के ताप को, किसी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहा जाता है। अगर समझ में, तो हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता जो है वो क्या है वो आप समझ गए। कई बार साइंस के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करें, तो फर्क इतना सा हो जाता है, अंतर इतना सा हो जाता है कि यहाँ पर जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो सिस्टम का अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है। मतलब अगर 1 किलोग्राम सब्सटेंस ले लें, 1 ग्राम सब्सटेंस ले लें या 1 मिलीग्राम सब्सटेंस ले लें, और इसका मतलब सब्सटेंस की, सिस्टम मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है ना, उस सिस्टम की मात्रा को अगर फिक्स्ड कर दिया जाए तो फिर उसको कैपेसिटी ना बोलकर स्पेसिफिक कैपेसिटी, कि मैं 1 मिलीग्राम ले लूं मात्रा, क्वांटिटी, या 1 ग्राम ले लूं या 1 किलोग्राम, कोई भी ली जाए, यूनिट क्वांटिटी पर अगर हम बात करेंगे तो इसी हीट कैपेसिटी ना कहकर क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हिंदी के अंदर विशिष्ट ऊष्माधारिता जो था वो कहा जा सकता है। साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस है अलग अलग फॉर्म के अंदर, कि कहां पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कहां पर सिंपल सा एक बात होती है कि जब आपको ये पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको आपने हीट कैपेसिटी कह दिया। तो दुनिया का किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो सकता है कि अगर किसी का टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो आपको पता है कि 1 डिग्री के लिए कितनी हीट चाहिए, तो आपको ये भी पता होगा कि 2 के लिए कितनी चाहिए, 3 के लिए कितनी चाहिए, 4 के लिए। तो हीट कैपेसिटी ज्यादातर यूज होता है। अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हीट कैपेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस जो था वो केमिस्ट्री में ज्यादा है। सिंपल फिजिक्स में बात करें हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हीट कैपेसिटी की बात की जाती है तो उसको एक थोड़ा सा एक अलग अंदाज के अंदर जो था वो पढ़ा जाता है कि हम कहते हैं कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि हमें हीट कैपेसिटी पता ना हो, बल्कि हमें पता हो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें पता हो ऊष्माधारिता किस आयतन पर, स्थिर आयतन पर। लिखिएगा, उसके नीचे कैपिटल ए करके नोट करें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 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 हीट कैपेसिटी
at constant volume, heat capacity at constant volume, लिखा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हिंदी में लिखें स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। इससे पहले मैंने क्या कहा था, इससे पहले आपसे कहा था कि हीट कैपेसिटी जो था वो क्या है, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसी को क्या कहा गया, हीट कैपेसिटी जो था वो कहा गया। तो अगर हीट कैपेसिटी की मैं बात करूं, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, वहां पर मैंने लिखाया नहीं, तो फिर कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है, जितनी ऊष्मा आपने प्रदान करी उसके बराबर है। मान लीजिए हीट कितने हैं, क्यू। इसमें चेंजेस कब आएगा, जब आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जो भी हम टेम्परेचर चेंज आएगा कि नहीं, टेम्परेचर में कोई एक सिस्टम था, इस सिस्टम का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, मान लो कितना था पहले, T2, कितना था T2, अब या T1 कह लो, पहले T1 था, अब मैंने इसको Q हीट प्रोवाइड करी, तो अब इसका टेम्परेचर T1 से बढ़कर कितना हो गया, T2, ये था हमने। अब इसमें कितना टेम्परेचर बढ़ा कैसे पता चलेगा, T2 माइनस T1, इसलिए मैंने लिखा T2 माइनस ये T2 माइनस T1, तो C इक्वल हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। मतलब हीट कैपेसिटी की जहां पे डेफिनेशन लिखी थी वहां पर भूल गया, सॉरी, उसके नीचे जो था वो फार्मूला जो था ये नोट कर ले, जहां पर अगर जगह रह गई हो कहीं पर भी तो कहीं पर भी नोट कर ले C। फिर आगे बात करता हूं मैं, पहले इतना नोट कर ले, C इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1, C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। लिख लिया। अब क्या कहा आपने, फिर दूसरी हेडिंग जो मैंने लिखाई कैपिटल ए करके, वो लिखाया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर, यही लिखा स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, उसके ब्रैकेट में लिख लें CV। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में, जो भी कांस्टेंट होता है उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, C हीट कैपेसिटी है, और क्या लिख दिया, V, CV, ब्रैकेट में लिखते हैं CV। आगे बात समझ में। अब देखें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, वो देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करूं, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो था वो बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम अनुसार पढ़ा था आपने, क्या था, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, यही तो था, डेल्टा पता चुका ये, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब देखें डेल्टा E इक्वल टू Q, W की जगह या ऐसा कर लें, W इक्वल टू होता है P डेल्टा V, ये होता है P डेल्टा V। अब P डेल्टा V इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। लेकिन अभी आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखा ना आपने, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आयतन में, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब डेल्टा V क्या होगा, 0, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है वॉल्यूम। इट मींस ये ऐसे लिखूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0, इसलिए डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस P इंटू डेल्टा V क्या हो गया, 0, इसलिए क्या हो गया, डेल्टा E इक्वल टू Q। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो गया, Q। फिर अकॉर्डिंग टू
कैपेसिटी ऊष्माधारिता के अनुसार, अभी पढ़ा था आपने क्या था, C इक्वल टू, अभी लिखा था C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन अभी कौन सी हीट कैपेसिटी बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो C की जगह क्या कर दूं, CV ये कर दूंगा CV। ये कंपोनेंट में जो लिखा रहता है घटक में, वो क्या बताता है, कांस्टेंट फंक्शन बताता है, कांस्टेंट पैरामीटर बताता है। तो CV मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी। अब Q की वैल्यू निकालू, इसलिए यहां से Q इक्वल टू CV डेल्टा टी, ये लिख सकता हूं। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q की। ये Q की वैल्यू किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू Q की जगह क्या लिखूं, CV डेल्टा T, इसलिए CV इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। अगर मतलब वैसे हम सिंपल बोले हीट कैपेसिटी तो क्या था, हीट कैपेसिटी इक्वल टू था Q अपॉन डेल्टा T, लेकिन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाए, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बोली जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा, मतलब Q की जगह आ जाएगी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कोई डाउट हो किसी जगह पर तो पूछे, कैसे आया, ड्राइव हुआ, समझ में आ गया, नोट कर लो। बता रहा हूँ जीनत और आसिम, नोट कर लें आप, फिर एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, आप नोट कर लें, फिर समझाता हूं, एक बार फिर दोबारा से बता दूंगा। देख लें आसिम, जीनत, जो भी आपको प्रॉब्लम थी फिर से रिपीट कर देता हूं, ये ऑलरेडी समझा चुका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, ये बताया था। फिर हमने इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, एक बताया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क बताया था, दाब आयतन कार्य जो था वो बताया था, उसमें आया था W इक्वल टू P डेल्टा V। मैं चाहता तो यहाँ पर W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V भी ले सकता था। बस दो बातें बताई थी, वर्क डन बाय सिस्टम एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग जैसी आपकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि प्लस के साथ जाना है या
माइनस के साथ जाना है तो W इक्वल टू पी डेल्टा वी। हमने ये W की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी है ना, तो डेल्टा ई क्यू W की जगह हो गया पी डेल्टा वी, क्योंकि आप ये सारा कैलकुलेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, स्थिर आयतन पर कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब, स्थिर आयतन का मतलब है वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। इट मींस डेल्टा वी कितना हो गया, 0। यही लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर डेल्टा वी कितना हो गया, 0। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, इक्वेशन सेकंड में। डेल्टा ई क्यू प्लस पी, डेल्टा वी की जगह लिख दिया 0, तो ये पूरी टर्म जो था वो 0, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो गया क्यू। अभी आपको आज ही की क्लास के अंदर बताया क्या, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता की परिभाषा है ना, यहाँ पर C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट कर रहा था, मैं यहाँ पर ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर कैलकुलेट कर रहा था, इसलिए सिंपल C ना लिखकर नीचे क्या लिख दिया, ये V जो था वो लिख दिया। ये बता रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली CV डेल्टा टी। ये Q की वैल्यू जो था इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी, डेल्टा E इक्वल टू CV डेल्टा टी। CV की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। अब बताएं कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लिख देते हैं। अभी हमें कुछ कहा ही नहीं जा रहा, जैसी हमारी जरूरत उसके हिसाब से लेते हैं। मान लो इनकेस लिख देते आप वर्क डन बाय सिस्टम, तो क्या लेते यहाँ माइनस पी डेल्टा वी, तो क्या रख देते माइनस पी, तो होना तो उसको 0 है, चाहे प्लस लेके सॉल्व करो या माइनस लेकर सॉल्व करो, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला था। जो मर्जी वो लिखते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हमेशा साइन का जो यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपको क्या प्रूव करना है उससे डिसाइड होता है कि आपको क्या यूज करना है, वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम। अब यही हीट कैपेसिटी अभी किस पर कैलकुलेट करी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब यही ऊष्माधारिता हम स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो था वो कैलकुलेट करेंगे। बी करके नोट करें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, heat capacity at constant pressure, heat capacity at constant pressure। लिखा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हिंदी में स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ब्रैकेट में जैसे CV लिखा था उसी तरह लिखें CP, P कांस्टेंट प्रेशर बता रहा है, CP बढ़ाएंगे। अब प्रेशर की से रिलेट करें अगर हीट कैपेसिटी को, तो क्या चेंजेस आता है, क्या था, दो हर एक को एक दूसरे से रिलेट किया करो, तभी चीजें समझ में आती हैं कि क्या डिफरेंस था कि आप वॉल्यूम को रिलेट करें। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हीट कैपेसिटी पर बात कर रहे थे तो वो केवल हीट से रिलेट कर रहा था। जब हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करी तो वो हीट से रिलेट खत्म हुआ उसका, और किस पर आ गया, इंटरनल एनर्जी पर जो था वो आ गया। वो भी एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन क्या डिफरेंस है मैं ये बता रहा हूं कि आपको वो क्लियर होना चाहिए। हीट कैपेसिटी केवल हीट से रिलेटेड थी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी। अब यहीं पर कुछ चेंज आएगा, मतलब जो भी चेंज आना है वो किसमें आएगा, हीट के अंदर जो था वो चेंज आएगा, क्यू के अंदर जो था वो चेंज आएगा। किस तरह से वो देखें। अब क्या पता करना है, फिर यहीं से स्टार्ट करता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम अनुसार डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मान लीजिए वर्क इज डन बाय सिस्टम, कार्य किसके द्वारा, तंत्र द्वारा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब लिख सकता हूं ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको मालूम है अगर वर्क जो था वो सिस्टम करे, तंत्र अगर कार्य करे तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ये समझा चुका पहले ही। W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से ये था डेल्टा E इक्वल टू क्यू, क्या लिखूं,
माइनस पी डेल्टा वी लिख सकता हूं। ये हो गया माइनस पी डेल्टा वी। इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। पी डेल्टा वी को इधर ले जाऊं तो क्या हो गया, पी डेल्टा वी। ये हो गया Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक कुछ याद आ रहा है? कुछ आगे क्या कर सकते हैं? Q इक्वल टू आपने पढ़ा था एंथैल्पी, पढ़ा था एंथैल्पी। क्या पढ़ा था? एंथैल्पी इज द sum of enthalpy is the sum of internal energy and प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। यही सम बताया था पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ा आपने। तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच लिख सकता हूं, डेल्टा एच। क्यों? इधर लिख देता हूं, एच इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस पी वी। पिछली क्लास में बताया था। तो ये हो गया Q इक्वल टू डेल्टा एच। अब फिर वही अकॉर्डिंग टू हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता के अनुसार C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन डेल्टा टी। क्या चेंज करूं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे हैं, स्थिर दाब पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीपी क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसलिए किसकी वैल्यू निकालूं, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। ये क्यू की वैल्यू किसमें पुट कर दें, क्यू इक्वल टू डेल्टा एच में। इसको कोई नंबर दे देता हूं, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, Q की जगह लिख देता हूं Cp डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा H। हमें क्या कैलकुलेट करना है, Cp। ये हो गया डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। ये आ गया, मतलब हीट कैपेसिटी अकेला था Q अपॉन डेल्टा T। जब आपने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता पता करी, तो डेल्टा Q की जगह क्या आ गया, डेल्टा ई। और कांस्टेंट प्रेशर पर पता करा, स्थिर दाब पर पता करा, तो डेल्टा ई हटकर क्या आ गया, एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ई की जगह हो गया एच। अरे बस में तो एक में सिंपल ऊष्मा हीट है, दूसरे में इंटरनल एनर्जी है, और तीसरे में एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी। नोट कर। जो ऑनलाइन लाइव है, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछेगा।
क्या बोला, फिर से बोले। मतलब कुछ और रिलेशन बताएं। क्यू अपॉन डेल्टा टी है। हाँ, किसके इक्वल? ये यहाँ पर हुई है, यही तो चेंजेस बताया गया है। हीट कैपेसिटी यहाँ पर जो एक्चुअल टर्म है, आप स्टडी किसकी कर रहे हैं ये देखना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर क्या ये टर्म और ये टर्म क्या इक्वल नहीं है? तो एक ही चीज तो है। ये क्या है? ये कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी। ये भी क्या है? हीट कैपेसिटी। डिफरेंस किस बात का है कि ये वाला फार्मूला जो आया था उसमें कोई कंडीशन से अप्लाई नहीं थी, बस आपसे कहा था हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम रखकर मेजर करोगे या कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेशन करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। तो यही तो चेंजेस करने की, यही तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आपसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहा है। तो वो यही बताया गया कि हीट कैपेसिटी इक्वल टू था क्यू अपॉन डेल्टा टी। चाहे इंटरनल एनर्जी की बात करें, एंथैल्पी की बात करें, ये सब एनर्जी का ही तो टर्म है, ये हीट के ही तो एक टर्म है ना। तो वही बताया गया कि क्या डिफरेंस है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि जब हीट कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर केवल हीट है, लेकिन जब आप प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पर इस हीट का मतलब हीट से ना होकर क्या होगा? एंथैल्पी से होगा। तो यही तो बताया जा रहा है कि जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो जितनी हीट अप्लाई आप सप्लाई करोगे वो हीट जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब यही हीट कैपेसिटी किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट करोगे तो जितनी हीट आपने सप्लाई करी होगी वही अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल होगी? डेल्टा ई के जो था वो इक्वल होगी। यही बता रहे। ये तो दोनों एक ही चीज, क्यू और एच कुछ अलग कौन है? क्यू जो था वो हीट है और एंथैल्पी उसी का एक टर्म है। इंटरनल एनर्जी भी हीट का ही एक टर्म है, जितनी भी एनर्जी है सब उसी के जो था वो टर्म है। तो है तो दोनों एक ही चीज, बस चेंज किस बात का आया? कंडीशंस का आया कि आपने कांस्टेंट प्रेशर करने पर ये क्यू क्या कहलाएगा और कांस्टेंट वॉल्यूम करने पर क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो था वो बताने की कोशिश की गई यहाँ पर। साइंस में अगर इंपॉर्टेंस बताऊं इसकी सीपी और सीवी की, तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो एटॉमिसिटी पर होती है ना, जिसको आप परमाणुकता कहते हैं। हिंदी में परमाणुकता, इंग्लिश के अंदर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहा जाता है? किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स जो था वो प्रेजेंट है वही उसकी एटॉमिसिटी, वही उसकी परमाणुकता कहलाता है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी एक मॉलिक्यूल में टोटल जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो एटॉमिसिटी कहलाएगा। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है? O2, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है। मैं कहूंगा ऑक्सीजन डायटॉमिक है, द्वि परमाणु के, मतलब इसके वन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। जब फास्फोरस आप लिखते हैं P तो एक्चुअल में वो होता है P4, मतलब एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं? 4। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहा गया? परमाणुकता हिंदी में, और इंग्लिश में एटॉमिसिटी जो था वो कहा गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि ये सीपी और सीवी की इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है। हम केवल फिजिक्स की तरह हीट कैपेसिटी पर क्यों नहीं रुके, ऊष्माधारिता पर क्यों नहीं रुके, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो सीपी आता है किसी गैस के लिए और जो सीवी आता है किसी गैस के लिए, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करो और उनका रेशो पता करो, और उनका जो रेशो आता है, उनका जो अनुपात आता है, वो अनुपात आपको बता देगा कि ये डायटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, ये एक परमाणु के, द्वि परमाणु के या त्रिपरमाणु के, मतलब इनके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए किसी गैस के लिए मैंने सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर उसी गैस के लिए मैंने उसके लिए सीवी की वैल्यू पता करी और उसका रेशो पता किया, और उसका रेशो मान लीजिए सीपी अपॉन सीवी अगर 1.66 आता है तो साइंस कहती है कि फिर कह दो कि वो गैस मोनो एटॉमिक है, मतलब एक परमाणु के, मतलब वो गैस जो था वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती। जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस जिन्हें आप कहते हैं ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती,
मॉलिक्यूल नहीं बनाती। तो जितनी इनर्ट गैसेज हैं, कई बार हमें साइंस में कहा जाता है कि नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज आर मोनो एटॉमिक, है ना, कि अक्रिय गैसें एक परमाणु होती हैं। क्यों? तो हमें इसका जब आंसर एक्सप्लेन करना होता है तो हम कहते हैं, है ना, कि रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv फॉर इनर्ट गैसेज इज 1.66। सो जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं वो क्या है? मोनो एटॉमिक है। तो इनर्ट गैसेज आर मोनो एटॉमिक बिकॉज रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv इज 1.66। अक्रिय गैसें एक परमाणु होती हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूल नहीं बनता, केवल ये एटम के फॉर्म में रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए Cp अपॉन Cv की वैल्यू कितनी रहती है? दुनिया में हर वो गैस जिसके लिए Cp अपॉन Cv की वैल्यू 1.66 आ जाए तो आप कॉन्फिडेंटली कह दो कि वो क्या है? मोनो एटॉमिक। वो एक परमाणु के हैं, मतलब क्या फॉर्म नहीं करती होंगी? मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करती होंगी। मैं ये बता रहा था कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है केमिस्ट्री के अंदर, Cp और Cv की वैल्यू की जरूरत क्यों है वो बताने की कोशिश कर रहा था। तो एटॉमिसिटी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है ना। एक एग्जाम में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीजें बताई इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करूं, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं, तो एग्जामिनर इस तरह से सेपरेटली डिस्कस ना करके आपसे रिलेशन पूछ लेता है किस किस के बीच में, Cp और Cv के बीच में। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, Cp एवं Cv के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, Cp एवं Cv के मध्य संबंध। देखें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता अभी कैलकुलेट करी थी, क्या आया था? Cv इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। यहां से डेल्टा E कैलकुलेट करूं अगर, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा T Cv, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये किससे जो अभी पढ़ा था, बस यहाँ पर वहां पर Cv की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से डेल्टा E की वैल्यू जो था वो निकाल ली, यही था। अब फिर क्या करूं? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर ताप पर ऊष्मा धारिता, क्या पढ़ा था? Cp इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। यहां से डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा T Cp, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। इसमें कोई प्रॉब्लम? आपने एंथैल्पी जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी एंथैल्पी के अनुसार एक रिलेशन बताया था मैंने, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। ये शायद कल ही पिछली क्लास में पढ़ा था आपने, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT, यही था। फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, मोल क्या होते हैं? N, पता है N की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा RT, ये हो जाएगा। N की वैल्यू तो हमने क्या ले ली? 1। 1 मोल गैस के लिए हमने डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा
आर टी, अब इसको लिख सकता हूं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर डेल्टा टी। आर के आगे डेल्टा सा कोई मतलब नहीं, आर तो क्या होता है कांस्टेंट, जिसको आप गैस कांस्टेंट कहते हैं, गैस स्थिरांक कहते हैं, है ना। तो आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, इसलिए क्या हो गया आर डेल्टा टी। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये हो गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर डेल्टा टी। आ जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 देखो, फिर इक्वेशन 1 में डेल्टा ई की वैल्यू हमें पता है और इक्वेशन सेकंड के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू पता है। ये दोनों इक्वेशन को, दोनों वैल्यू को किसमें पुट कर दें, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या करूं, डेल्टा एच की जगह क्या लिख दो, डेल्टा टी सी पी, ये डेल्टा टी सी पी, डेल्टा ई की जगह क्या लिख दें, डेल्टा टी सी वी प्लस आर डेल्टा टी लिख सकता हूं। यहां से देखो कुछ, या एक काम करो, डेल्टा टी सी पी इसको इधर लेकर आ जाए, साइड चेंज कर रहे हैं, डेल्टा टी सी वी इक्वल टू आर डेल्टा टी, या गया डेल्टा टी कॉमन ले सकता हूं यहां से, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर डेल्टा टी। इधर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, तो डेल्टा टी अब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी को जोर लेकर जाऊं, साइड चेंज करूं, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, ये कैंसिल, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, मतलब सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है आर, ये रिलेशन लिख रहे हैं। टेम्परेचर कहां पर, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, अब नहीं सेम का सेम होता तो वो तो जीरो हो जाती पूरी टर्म। आपने शुरुआत हीट कैपेसिटी से देखें, इसमें टेम्परेचर सेम नहीं है, हीट कैपेसिटी का मतलब ही क्या है, आपने कहा उसको क्यू हीट सप्लाई करी, तो अभी मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो T1 था, फिर हमने क्यू हीट दी तो वो कितना हो गया T2 हो गया। अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो हीट कैपेसिटी कैसे होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, जब इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, तो वो सेम हो ही नहीं सकता, इसलिए डेल्टा टी था।
लिखा। सौम्य हमेशा कैलकुलेशन यूनिट पर, इकाई पर किए जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल जो था वो हमने यूनिट 1 मोल जो था वो लेकर कैलकुलेशन जो था वो किया था। यह था हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। नेक्स्ट क्लास में जो बात करूंगा वो बात करूंगा हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा पर। थैंक यू।